गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमए फाइनल का 6 पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी दिन से ये चल रहा है। इसके पूर्व के व्याख्यान में मैंने राजनीतिक दल के प्रमुख आधार, राजनीतिक दल के प्रकार, अर्थ, राजनीतिक दल की विशेषताएं, प्रमुख तत्व जिनसे राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, इन सब पे हमने विस्तार से व्याख्या की है। आज हम राजनीतिक दल के कार्यों से जो एक रूपरेखा हमारे सामने नज़र आती है, उसको समझने के बाद राजनीतिक दल पद्धति के लाभ क्या होते हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी। दल पद्धति के जितने प्रशंसक हैं उतने ही आलोचक भी हैं। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की रीढ़ माना है, तो कुछ लोगों ने दल पद्धति का कड़ा विरोध किया है। अतः दल प्रणाली के गुण और दोष का विवेचन अत्यंत आवश्यक है। आज हम दल पद्धति के प्रमुख लाभ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, राजनीतिक दल के जो प्रमुख लाभ हैं उनमें सबसे पहले राजनीतिक जागरण। का विषय हमारे सामने आता है। राजनीतिक दल समय समय पर जनता की राजनीतिक अनिद्रा को तोड़ते हैं और उसे जाने व अनजाने राजनीति में भाग लेने के लिए विवश करते हैं। कहने का अभिप्राय है बच्चों कि जनता को जागृत करने के लिए राजनीतिक दल जी तोड़ मेहनत करते हैं। निर्वाचन के समय वे राजनीति के बहुत से गुप्त और अस्पष्ट पहलुओं पर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं और जनसाधारण भी उन विषयों से परिचित हो जाती है। जनता की उदासीनता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है और इस दृष्टि से उदासीनता के वातावरण को दूर करने वाले राजनीतिक दल राजनीतिक जागरण के मुख्य साधन कहे जाते हैं। वहीं अगला है लोकमत का निर्माण। राजनीतिक समस्याओं का पूरा विवरण जनता के सामने रखकर राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं। यानी कि जनता का जो भाव और विचार है बच्चों, उसको जानने का, उसको इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। जनता के विचार अमूर्त होते हैं। समय समय पर अधिवेशन और भाषण द्वारा राजनीतिक दल उन्हें मूर्त रूप प्रदान करते हैं। वस्तुतः राजनीतिक दल
के कारण नागरिकों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती है और उन्हें इससे राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है। अगला है बिंदु निर्वाचन को सरल बनाना। लोकतंत्रीय व्यवस्था में स्थानीय निकायों से लेकर केंद्रीय निकायों तक निरंतर कहीं ना कहीं निर्वाचन होते रहते हैं और निर्वाचनों को नियंत्रित एवं प्रभावित करने का दायित्व राजनीतिक दलों का ही है। राजनीतिक दलों की वजह से मतदाताओं को वोट देने में बड़ी सुविधा और सरलता रहती है। इसके अतिरिक्त वे निर्वाचन संबंधी ऐसे अनेक कार्य करते हैं जो दलों के अभाव में सरकार को करने पड़ते हैं, जैसे सामान्य नागरिक को मतदान पद्धति समझाना कि मत कैसे डाला जाता है, मतदाता सूचियों की जांच करना आदि। इसके बाद शासन को क्रांति से बचाना। नागरिकों को वाद विवाद एवं विचार विमर्श का प्रचुर अवसर प्रदान करके क्रांति एवं निरंकुशता के अंकुरों को आरंभ में ही नष्ट कर देते हैं। सत्ता प्राप्ति के साधारण साधन जब लोगों को उपलब्ध नहीं होते तो वे असंवैधानिक साधनों का सहारा लेकर क्रांति करते हैं और सत्ता हथियाते हैं। लोकतंत्र इस कमी को दूर करता है क्योंकि सभी दल सत्ता प्राप्ति की दौड़ में स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं, जिससे सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल क्रांतियों को रोकने में तथा निरंकुशवाद को सीमित करने में भी सहायक होते हैं। इसके बाद शासन का संचालन करना और उसकी आलोचना। राजनीतिक दल प्रतिनिधि लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करके विधानमंडल में बहुमत प्रदान करके शासन में स्थायित्व स्थापित करते हैं। सरकारी नीतियों का स्वस्थ एवं रचनात्मक विरोध करके ये प्रतिनिधि शासन को परिमार्जित करते हैं। वहीं शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण विधायिका में सुसंगठित विरोधी दल भी रहते हैं। विरोधी दल सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। विरोधी दल सरकार की गलतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाता है और कई बार विरोधी दल सरकार के विरुद्ध देश भर में आंदोलन छेड़ देते हैं और उसे लोकमत के आगे झुकने के लिए बाध्य करते हैं। वस्तुतः विरोधी पक्ष को आलोचना करने की स्वतंत्रता देना इस बात की गारंटी है कि सरकार निरंकुश नहीं होगी। तो बच्चों, जब हम बोलने की स्वतंत्रता, लोकमत को स्थापित करने की स्वतंत्रता राजनीतिक दलों को देते हैं और जब एक पार्टी का
बहुमत प्राप्त करके सत्ता में आना और दूसरे का विरोध करना होता है, तो ये एक निरंकुशता से सरकार को बचाने का बहुत बड़ा कार्य होता है। अगला बिंदु है शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना। राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं। आध्यात्मिक शासन प्रणाली में जहाँ शक्ति विभाजन का सिद्धांत व्यवहार में पाया जाता है, राजनीतिक दल विशेष रूप से कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यदि दोनों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो दल ही दोनों में तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन को स्थापित करते हैं। संसदीय प्रणाली में जैसा कि हम सब जानते हैं कि दल व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। वे उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। संसदीय शासन में व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त दल को सरकार गठन करने का अधिकार मिलता है। अगला बिंदु है सामाजिक और राजनीतिक सुधार। अनेक राजनीतिक दल जैसे लोकहितकारी एवं रचनात्मक कार्य भी करते हैं जिनका राजनीति से विशेष संबंध नहीं होता। कई राजनीतिक दल समाज सुधार के बड़े बड़े कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। जैसे भारत में कांग्रेस दल ने हरिजन उद्धार, स्त्री शिक्षा, मद्यपान निषेध आदि कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान दिया है। इसके बाद राजनीतिक समस्याओं पर शोध करना। अनेक राजनीतिक दलों के अपने शोध विभाग होते हैं जिनमें महत्वपूर्ण समस्याओं का अनुसंधान होता रहता है। कतिपय राजनीतिक दल विशेष समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ समितियां भी नियुक्त करते हैं और इन समितियों के परामर्श से दल को अपनी नीति निर्धारण में सुविधा प्राप्त होती है। मैकाइवर ने बड़े ही अच्छे शब्दों में बताया है, राजनीतिक दलों के बिना न तो सिद्धांतों को एकीकृत अभिव्यक्ति मिल हो सकती है और न नीति का क्रमबद्ध विकास और न संसदीय निर्वाचनों की संवैधानिक प्रणाली का नियमित उपयोग। और इस प्रकार उन समस्त संस्थाओं का अंत हो जाता है जिनके माध्यम से राजनीतिक दल शक्ति ग्रहण करने और उसे बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। तो बच्चों, आज के व्याख्यान में इतना ही।